तो आज हम करवाने वाले हैं आपको नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं, प्रीवियस ईयर जो पैम मेमोरी बेस्ड टेस्ट है उसमें से लिए गए हैं। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट विद लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, वुमेन पॉसेस 400 ml यूरिन इन द पास्ट 24 आवर्स। तो उसमें से आपको कौन सी जो कंडीशन है वो बतानी है। ओलिगुरिया है, एनुयूरिया है, पॉलीयूरिया है, या मेटोयूरिया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं ये कंडीशन जो है वो ओलिगुरिया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 400 to 500 ml हो 24 आवर्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगुरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है, इसमें आउटपुट जो होती है मोर देन 300 ml पर डे होती है। उसके बाद एनुयूरिया में क्या होता है, लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स, एंड ये सीवियर फॉर्म ऑफ एलिग्रिया है। एंड हेमेटोयूरिया, इसमें क्या होता है, ब्लड आता है यूरिन में। तो इसका आंसर क्या है, ओलिगुरिया। ठीक है। उसके बाद रेड कलर ऑफ यूरिन इज कॉज्ड बाय विच एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग। तो आइसोनाइजर, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथियोपिटोल, इनमें से कौन से ड्रग की वजह से रेड कलर यूरिन जो है वो आता है। तो इसका आंसर है रिफाम्पिसिन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है ऑरेंज कलर, जब वो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है तो वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, या फिर सलाइवा के थ्रू। तो इसकी वजह से वो होता है, यूरिन है वो रेड कलर का आता है। जैसे ये आइसोनाइजर्ड है, इसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है या फिर हेपेटाइटिस होता है। सेप्टोमाइसिन की वजह से ऑटोटॉक्सिटी मींस हियरिंग लॉस होता है, या फिर नेफ्रोटॉक्सिटी होता है। इसके बाद एथेबुटामोल, इसमें क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इससे हो जाती है इथेबुटामोल से। तो आपको सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसका आंसर है रिफाम्पिसिन। ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ बोन इज इन विच स्टेज ऑफ बर्न। देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमारा जो ब्लिस्टर बन जाता है, सिर्फ रेडनेस आती है, पेन होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं और सीवियर पेन होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है, फैट विजिबल होता है, स्किन में लुक वाइट। लेकिन फोर्थ में जो है वो बोन्स जो है वो दिखना शुरू होती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ बोन इन विच स्टेज ऑफ बर्न, इसका आएगा आंसर फोर्थ स्टेज। इसके बाद क्या है, वट विल वी डू इफ़ यू हैव अ नीडल स्टिक इंजरी फॉर अ HIV पेशेंट। तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है इंसीजन देंगे, सेकंड ऑप्शन है ब्लड सक करेंगे, थर्ड ऑप्शन है स्क्यूज द ब्लड करेंगे, उसके बाद वॉश विद सोप एंड वाटर। तो हम इसको आपका स्टेप बाय स्टेप इसका बताएंगे कि अगर आपको भी HIV पेशेंट की जो नीडल है आप स्टिक हो जाए तो आपको क्या करना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वॉश द एरिया थ्रोली विद सोप एंड रनिंग वाटर, हमें उसको वॉश करना है। ठीक है। स्क्यूज नहीं करना है, सक नहीं करना है, या फिर इंसीजन जैसे कि कोई कट वगैरह नहीं बनाना है एट द साइड, क्योंकि इससे क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है इंसिडेंट को इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सुपरवाइजर को इमीडिएटली, ताकि वो आगे की मेजर्स कर सके। और इसके बाद असेस रिस्क, मतलब जिस पेशेंट की आपकी नीडल स्टिक हुई है उसका भी HIV का टेस्ट करवाना है, HB का स्टेटस चेक करना है, HCV का स्टेटस चेक करना है। और अगर उसको ये भी देखना है कि आपकी कौन सी नीडल आपके स्टिक हुई थी और कितना एक्सपोजर, मतलब कितने टाइम तक हुई थी, या फिर कितना वो डीप गई है, तो वो चेक करना है। ठीक है। उसके बाद अगर वो पेशेंट HIV था तो आपको PEP शुरू करना है। PEP होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ये आपको शुरू करना है 1-2 आवर्स में, और 72 आवर्स तक आप जो है ये शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको ये PEP कंटिन्यू रखना है 28 डेज तक। उसके बाद आपको HIV की अपनी टेस्टिंग करवानी है 6 वीक के बाद, फिर उसके बाद 3 मंथ के बाद, उसके बाद 6 मंथ के बाद दोबारा से। उसके बाद आपको अगर कोई आपको दोबारा से कोई सिस्टमेटिक या फिर लोकल सिम्टम्स लग रही हैं तो आपको उसका भी अपना टेस्ट करवा लेना है। ठीक है। उसके बाद ये है एक 24 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वो ENC OPD में आई एंटीनेटल केयर में। तो उसको आप कितनी कैलोरीज जो है वो रेकमेंड करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा खानी है। तो एक है 200, 300, 500, 1000। तो क्या है, प्रेमिक्रेड है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उसको 300 कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों? क्योंकि 100 से 150 KCl पर डे तो उसको फीटल ग्रोथ के लिए चाहिए, और प्लेसेंटा, एम्नियोटिक फ्लूइड एंड मैटरनल टिश्यू के लिए 150 से 200 चाहिए, तो हो गई कोई 300 के अराउंड। और अगर वो 200 क्यों नहीं है, क्योंकि 200 जो है वो इनसफिशेंट है उसके लिए। 500 क्या है, 500 अगर वो वुमेन अंडर वेट है, पहले उसका वेट कम है,
तो हम उसको 500 करेंगे रेकमेंड। क्यों? क्योंकि उसको खुद को भी तो थोड़ी चाहिए ना, इसीलिए। और मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी। और उसके बाद 1000 हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 से उसको ओवरवेट हो जाएगा, वो ज़्यादा ही उसके लिए हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है। which is the most appropriate nursing action for a 32-year female patient diagnosed with bipolar affective disorder है उसको, तो हम उसके लिए क्या हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन रहना चाहिए? क्या है? फिजिकल रिस्ट्रेन यूज़ करो, क्लियर बाउंड्रीज बना के रखो, केमिकल रिस्ट्रेन करो, ईसीटी दो। तो इसका सही आंसर ये है कि हम उसके साथ क्लियर बाउंड्रीज बना के रखिए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है और ये वाला बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिजिकल रिस्ट्रेन हम तब यूज़ करते हैं अगर वो पेशेंट क्या है, डेंजरस है खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए डेंजरस है, तो हम यूज़ करते हैं। केमिकल रिस्ट्रेन कर सकते हैं यूज़, बट ये नर्सिंग के लिए अच्छा एक्शन नहीं है, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नर्सिंग के लिए नहीं है। और जैसे जो ईसीटी है, ये ओनली सीवियर केसेस में दिया जाता है, नॉट रूटीन नर्सिंग मैनेजमेंट में हम इसको नहीं देंगे ईसीटी। तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कवर सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।